हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 स्टूडेंट्स हमारी लास्ट टाइम चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2 ये क्वेश्चन है सेकंड, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, ये हमने देखा था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हमें करना है। फिर से एक बात कह देता हूँ स्टूडेंट्स कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जहाँ से स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर जो था वो जरूर देख कर आए क्योंकि सारी बातें उसी पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। चलो एक बार देखते हैं क्या बोला है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 अप टू सो ऑन इज 78 ऐसा बोला गया। पहले क्वेश्चन को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है, सीधे करने मत लग जाना कि फॉर्मूला लगा दिया। बताऊं सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 क्या आपको ये AP लग रही है? हाँ AP है, क्योंकि 8 और 3 का डिफरेंस 5 है, 13 और 8 का डिफरेंस 5 है, 13 और 18 का डिफरेंस 5 है जो कि कॉमन है। क्योंकि इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसीलिए हम कहेंगे कि ये AP है। हाँ सही बात है, ये AP है। बोला गया कि जो ये AP है 3, 8, 13, 18 ऐसे करते करते कब 78 आएगा। मेरी बात समझ रहे? जैसे 3 है ना, 3 के बाद 8 आया, फिर 13 आया, फिर 18 आया, ऐसे करते करते कभी 78 आएगा। तो वो कब आएगा, कौन से नंबर पर आएगा? जैसे कि 18 कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पर है। 13 कौन से नंबर पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे है। 8 कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो बोल रहा है ऐसी 78 कौन से नंबर पर होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ तो इन्होंने बोला विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 अप टू सो ऑन इज ए 78 ऐसा पूछा गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन करूं उससे पहले कुछ और समझा देता हूं, थोड़ा सा करते हुए चलते हैं जरा अच्छे से, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। देखना, देखिए चले, अगर वो 3, 8, 13 और फिर उसके बाद 18 ऐसे करके है ना, अगला टर्म क्या होगा इसका? अगला टर्म आप 5 अगेन ऐड कर दोगे क्योंकि 5 का डिफरेंस है। ऐसे करके आगे को बढ़ रहा होगा। ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि 78 जब आएगा वो कौन से नंबर पर आएगा। जैसे कि ये वाला पहले नंबर पर आ रहा है, ये वाला सेकंड नंबर पर, ये वाला थर्ड नंबर पर, ये वाला फोर्थ नंबर पर, ये वाला फिफ्थ नंबर पर, ये वाला कौन से नंबर पर? ये क्वेश्चन है सिंपल सा। क्वेश्चन पे आते हैं अभी, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा ना एक्सरसाइज करते हुए चलते हैं। वार्म अप मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 23 कौन से नंबर पर है तो आप क्या बताओगे? 5th नंबर पे। कैसे बता पाए आप? क्योंकि आपने काउंटिंग करी है। ये बिल्कुल श्योर है ना कि ये 5वें नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे 23 है। ये डैम श्योर है, एकदम करेक्ट है बात। अब इस बात को ना एक बार प्रूव कर लेते हैं कि ये 5वें नंबर पर ही है कि नहीं है। मान लिया कि हमें नहीं पता था कि ये 5वें नंबर पे है, मान लिया हमने काउंटिंग नहीं करी, मान लिया हमें नहीं पता 23 कौन से नंबर पर है और मैं निकालना चाहता हूं कि ये कौन से नंबर पर है। और साइड में एक बात ध्यान रखना कि हम जानते हैं कि 5th नंबर पे मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूं। इस AP का, जो ये AP दिख रही है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इसका 5 है, जो सब में डिफरेंस आ रहा है। मुझे पूछा गया कि 23 कौन से नंबर का टर्म है, यानी कि कौन से नंबर, यानी मान लिया nth नंबर का टर्म है 23, तो हमसे पूछा गया कि वो n की वैल्यू बताओ, ऐसा टाइप का कुछ। तब मैं जानता हूं कि a of n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कैसे आता है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि जिस नंबर के लिए एक an की वैल्यू 23 है, यानी कि मैं an को अगर 23 लिखता हूं तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग जो n निकलेगा वो बताएगा कि उसकी पोजीशन क्या है। a की वैल्यू मैंने डाली 3, n अननोन है मेरे लिए, मैं अननोन ही रखता हूं उसे। d कितना है? आराम से देखो, d 5 है। हम इसे सॉल्व करेंगे, 23 माइनस 3, 20 बच जाएगा ना, इधर 3 इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 5 को मैं डिवाइड में ले आया ऐसे करके, यहाँ सिर्फ बचा n-1। समझते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये 3 यहाँ के माइनस हुआ, 23 में से 3 गया 20 हो गया, वहाँ 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। एक छोटा सा मैंने शॉर्टकट लिया है। तो आप देखोगे कि यहाँ बचा 4 + 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 5 बचा। मेरी बात प्लीज समझिएगा जरा, कैलकुलेशन में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से करो जैसे कैलकुलेशन आता है। 5 4 जार होगा 4 और वो -1 इधर आएगा तो 4 + 1 इज इक्वल टू n, यानी n5 आ गया। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस AP का पहला टर्म 3 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 5 मेंटेन हुआ है, उसका कौन से नंबर का टर्म 23 है। मैंने कैलकुलेट किया तो निकला 5वें नंबर का टर्म 23 है। और आप काउंटिंग करके देख सकते हो 1 2 3 4 5, यस 5th नंबर का टर्म 23 है। ये एक वेरिफिकेशन करवा रहा हूं, मेरी बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है आप तक। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो अभी समझ लो कि क्या n होता है, क्या an होता है, समझ लो यहां से।
ठीक है, अगर ये सेंस अपने आप को आ गया तो फिर अब हमें जो मेन क्वेश्चन दिया गया उसकी ओर बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला था कि ये 78 कौन से नंबर का टर्म है। मान लिया कॉमन डिफरेंस इसका 5 ही है, AP का फर्स्ट टर्म A ही है, लेकिन पूछा गया कि कौन से नंबर का टर्म 78 होगा। तो 78 होगा, मैंने मान लिया कि वो nth नंबर का टर्म है, मैंने मान लिया कि वो nth नंबर का टर्म है जो 78 होता है। जरा समझना इस बात को, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर मैं a ऑफ 2 लिखता हूँ, मेरा लिखने का मतलब क्या है, सेकंड नंबर का टर्म। मैं a ऑफ 5 लिखता हूँ, मेरा कहने का मतलब है फिफ्थ नंबर का टर्म। मैं a ऑफ 1 लिखता हूँ तो मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट नंबर का टर्म। तो अगर मैं a ऑफ n लिख रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है n नंबर का टर्म। मैं कहना चाह रहा हूँ nth नंबर का टर्म, जिसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो कौन से नंबर का होगा। मैंने इसे सपोज किया कि ये n नंबर का टर्म है यहाँ पर 78, जैसे ये फिफ्थ नंबर का है, ये फोर्थ नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है, सेकंड नंबर का है, ये फर्स्ट नंबर का है। वैसे ही मान लिया वो nth नंबर का टर्म है तो वो 78 हो गया। तो इस n की वैल्यू क्या होगी फिर, ये है क्वेश्चन। ठीक है, बस वही फॉर्मूला अपनी हेल्प करेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना जो n यहाँ पर लिखा हुआ है उसी के कोरिस्पॉन्डिंग बात हो रही होती है वहाँ n की। ठीक है ना, चलो ठीक है आगे करते हैं। an अगर मैं सपोज करता हूँ कि 78 नंबर का टर्म है, 78 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, मैंने माना कि वो n नंबर का टर्म है। d कितना है 5, कैलकुलेट करेंगे 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1। ये 75 बचा, 75 को 5 से डिवाइड कर देते हैं जो ऊपर पे दिख रहा है, n माइनस 1 हुआ। दिस इम्प्लाइज ये 15 टाइम्स जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और ये n हो जाएगा, यानी n की वैल्यू निकल कर आ गई 16। यानी कि ऐसी अगर आप काउंटिंग करते हुए चलें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर आप ऐसे काउंटिंग करते हुए 16th नंबर पे जाएंगे आपको 78 मिलेगा। ऐसे कर देखो प्लीज, कर देखो इस सीक्वेंस को बढ़ाओ आप आगे, 23 के बाद 28, 28 के बाद आपका 33, ऐसे 38, ऐसे करके सीक्वेंस बढ़ाते हुए चलो। आप देखना काउंटिंग जब आपकी 16वें नंबर पे पहुंचेगी तो 78 होगा टर्म। ऐसा जरूर करो तभी आएगा समझ में, तभी मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? तो 16 नंबर का टर्म है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी फिफ्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बोला गया कि ये जो दी गई एपी है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है ये आप बताओ। जरा से प्लीज ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी बातें दिखाई दे रही हैं, दिखाई देंगी, इसलिए एग्जाम्पल मैंने लिया। क्या दिखाई देंगी बातें? एक तो ये कि इसका फर्स्ट टर्म 2 है, दूसरा ये कि इसका कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 यानी कि 2 है, 2 ही है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है। ये दो बातें तो हमें नोन हो गई इस एपी की। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं, आप बोलेंगे कि ये हो गया फर्स्ट नंबर का, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया फोर्थ नंबर, ये हो गया फिफ्थ नंबर। आप बोलोगे इसमें 5 टर्म मौजूद है, इसमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है आपको बात? अब देखना जरा, इस बार तो हमें दिख रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं और बिल्कुल श्योरली दिख रहा है कि 5 ही हैं। यहाँ पर नहीं बोल सकते आपके कितने नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 और 4, नहीं, इसके पीछे पता नहीं कितने सारे और टर्म्स है पैटर्न वाइज जो आ रहे होंगे। इसीलिए हम एकदम तो नहीं कह पा रहे इसमें कितने टर्म है, लेकिन इस एग्जाम्पल की हेल्प से जरा हम समझेंगे कि इसमें करना क्या है। देखो जरा ध्यान से, इसमें आपको समझ में आ गया कि देखने से दिख रहा है कि इसमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब इस बात को उठाकर ना साइड में रख दो। मान लिया हम अनजान है इस बात से कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, मान लिया हम नहीं जानते, लेकिन बात ध्यान रखना हमें पता भी है कि इसमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। लेकिन अगर कोई मुझे कह रहा है कैलकुलेट करके बताओ कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि देखो इसका, मैं बोलूंगा मान लिया इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लिया इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसका जो a ऑफ n टर्म होगा वो कितना होगा? 10 होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि a ऑफ n 10 क्यों होगा? जरा समझिएगा बात को कि अगर इसमें 5 नंबर ऑफ टर्म है तो 5वें नंबर का टर्म क्या होगा? वो 10 होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी एपी का जो ये a ऑफ n होगा ये रिप्रेजेंट करेगा उसके लास्ट टर्म को। क्यों रिप्रेजेंट करेगा लास्ट टर्म को? आप एग्जाम्पल से बिल्कुल देख लें, इसमें कोई अलग से बोलने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे इसका लास्ट टर्म 10 है,
मैं बोलूंगा इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, आप बोलेंगे इस एपी में 5 नंबर ऑफ टर्म है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि a ऑफ 5 इज इक्वल टू 10 हो गया। बिल्कुल इजी बात है, ऐसा कहना ही चाहिए मुझे। जैसे कि a ऑफ 4 इस एपी में कितना है, 8 है, यानी इस एपी का जो 4th टर्म है वो 8 है, इस एपी का जो 5th टर्म है वो 10 है। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि a ऑफ n लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा इफ एंड ओनली जब ये n आपका रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन एन एपी, प्रेजेंट इन एन एपी, ठीक है ना, उस समय की कंडीशन है। इसे समझिएगा प्लीज जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं लिखता हूं कि a ऑफ n इज इक्वल टू 10, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो मौजूद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो अगर n है, जो कि मैं नहीं जानता कि कितने हैं, तो उसका लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो यही होगा ना। आप ध्यान से समझिए इस बात को, किसी भी एपी के लास्ट टर्म को a ऑफ n लिखा जाएगा तभी जब n रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है उसको। मेरी बात समझे, तो उसी हिसाब से हमने किया। मैंने बोला कि a ऑफ n अभी लास्ट टर्म जो 10 था उसे मैंने a ऑफ n इसीलिए लिख पाया क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि n इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो पाए जाते हैं वो है। बस इसको फिर आप सिंपली सॉल्व कर दें। ये इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, ये जानना जरूरी है। मैं अभी से हैबिट डलवा रहा हूं आपकी, वरना क्वेश्चन कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन आगे प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ऐसा हम कर रहे हैं। चलो देखो, ये फॉर्मूला हमारी हेल्प फिर से करेगा, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप a ऑफ n की वैल्यू प्लेस करो, 10 है, a की वैल्यू आप देखोगे 2 है, प्लस n की वैल्यू अननोन है जिसको हमें निकालना है, और d की वैल्यू 2 है। आप जब इसे सॉल्व करोगे 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n, आप सॉल्व कर लो इसे, 5 आ जाएगा। यानी कि ये n आप सॉल्व करना है इसे, n इज इक्वल टू 5 निकल रहा है, मैंने देख लिया करके, ठीक है ना। n अगर 5 निकल रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो 10वें नंबर का टर्म है वो n5 है, यानी 10वें नंबर का जो टर्म है वो 5वें नंबर पर आता है। आप काउंटिंग कर कर भी देख लो, हाँ 5th नंबर पर आ रहा है। मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया ताकि सारी बातें इसमें दिखाई दे, ठीक है ना। इसको समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने की कोशिश की है मैंने, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको अब हटा देता हूं। अब मान लिया वही क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है, बस उसको पूछने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि आपको एकदम से नहीं दिख पा रहा कितने नंबर ऑफ टर्म है और आपको वही निकालना है। हमारे माइंड में पूरी बात क्लियर है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है 13 माइनस 7 यानी कि 6 है, और अगर मुझे बोला गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं प्रेजेंट टोटल एपी में, तो मैं सपोज कर रहा हूं n को, n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर of terms present in an AP। ये जो आपका n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन एन एपी को। तो उस समय जो इसका आखिरी टर्म होगा, कैन आई राइट इट इज a ऑफ n, ये, और which is 205। मेरी बात समझो, अभी जो जस्ट एग्जांपल लिया था उससे क्लियर होगी ये बात, 2 4 6 8 वाले एग्जाम्पल से, है ना। हाँ, उससे मैं पैरेलली लिख के दिखाता हूँ दोबारा से। अगर यहीं तक ये टर्म मौजूद है, इसका जो लास्ट टर्म है मैं कह सकता हूँ कि वो 8 है, और मोर प्रिसाइजली मैं कह सकता हूँ कि वो a ऑफ 4 है क्योंकि वो चौथे नंबर पर है। ये जहां पर n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन एन एपी पर। ये बिल्कुल ध्यान रखो इस बात को, ठीक है ना। हाँ, वही एग्जाम्पल जस्ट जिसने भी मेरे साथ साथ उसको समझा था उसे भी एकदम समझ में आ जाएगा। अब बस आपको वैल्यू प्लेस करनी है, कौन से फॉर्मूले में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले पे। जब आप इस पे वैल्यू प्लेस करोगे, a ऑफ n की वैल्यू है 205, लास्ट टर्म की वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट टर्म है वो 7 था, और जो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट टर्म है वो है n, और n हमें अननोन है और d हमें 6 की बने, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती ना किसी को, आराम से करना, अपना अपना स्टाइल है सॉल्व करने का, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो 7 है सिंगल पड़ा हुआ, प्लस में इसको इधर ले आओ, इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 आई थिंक, है ना। हाँ,
इज इक्वल टू n माइनस 1, और वो जो 6 मल्टीप्लाई में था उसको मैंने डिवाइड में भेज दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि ये डिवाइड होगा तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 बचेगा। अब फिर मैं बोल सकता हूँ कि n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, यानी n मेरा 34 निकल गया। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि जैसे ये पहले नंबर का टर्म 7 है, दूसरे नंबर का टर्म 13 है, तीसरे नंबर का टर्म 19 है, ऐसे करते हुए मैं चौथा, पांचवा, छठा, सातवां टर्म निकालते निकालते जब 34वें नंबर का टर्म निकालूंगा तो वो 205 निकलेगा। आप कर देख लो, ऐसे करके बना के देखो टेबल, ये बात है, ठीक है। मुझे लग रहा है ना कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में समझाना चाहिए आपको, किसी को अगर प्रॉब्लम होती है। देखो एक तो तरीका मैंने सिंपल बता दिया कि 7 ऐसे भी हो जाएगा, अपना अपना स्टाइल है। कोई मान लिया ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई 205 है, 7 है, प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर अभी भी आएगा। 6 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो फिर से वही प्रोसीजर, सेम चीज़ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। और एक काम आप आसानी से और कर सकते हैं कि अब ये 7 है जो, और ये -6 है, ये +1 हो जाएगा, +1 इधर आके -1 हो जाएगा, 6n, ये 204 बचेगा, डिवाइडेड बाई 6 होगा, इज इक्वल टू n। और आप जब इसे सॉल्व करोगे 6 3 = 18 और 2 बचेगा 6 4 34 ही आएगा। फिर से अपना अपना स्टाइल है करने का, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, n समझ में आ गया अपने को, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अपना जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये वाला। इसमें भी फिर से वही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि विच फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कितने नंबर ऑफ टर्म मौजूद हैं इस एपी में। क्या ये नेगेटिव का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मेरे पूछने का मतलब है। हाँ ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये जो टर्म है आपको दिख रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कम होते हुए आ रहे हैं, तो पॉजिटिव 47 तो हो ही नहीं सकता अगर ये एपी है तो इसीलिए इसे नेगेटिव ही होना पड़ेगा कि पीछे की साइड जा रहा है। अब देखते हैं आगे की बातें क्या क्या है, ठीक है ना। हाँ जरा समझना, बोला गया है हमें वही चीज है कि इसका फर्स्ट टर्म हमें देखते, जैसी एपी मिलती है हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस फटाफट कैलकुलेट करना चाहिए। बताओ कितना होगा, 15 2 = 30 प्लस 1 31/2 इसका सेकंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा तो मुझे इसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे माइनस करूंगा, 31 माइनस इसको वहां मल्टीप्लाई करके 36 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 31 माइनस 36 माइनस का 5 होता है और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस का 5/2 या माइनस का 2.5 हमारा कॉमन डिफरेंस डी आया। एक बात समझ में, हमें पता है कि जैसे ये पहले नंबर का टर्म है, ये दूसरे नंबर का टर्म है, ये थर्ड नंबर का टर्म है, ऐसे ही ये कौन से नंबर का टर्म होगा, लेट से ये nth नंबर का टर्म होगा। तो जैसे हम 18 को a ऑफ फर्स्ट नंबर का टर्म कह सकते हैं, इसको हम a ऑफ 2 कह सकते हैं सेकेंड नंबर का टर्म, इसको हम a ऑफ 3 कह सकते हैं थर्ड नंबर का टर्म, सिमिलरली हम इसे a ऑफ n कह सकते हैं n नंबर का टर्म। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, सिंपल सी बात है। अब आपको कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ उस n की वैल्यू बतानी है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग दिया गया a ऑफ n माइनस का 47 है। समझिए इस बात को, बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब मुझे पता है कि एक फॉर्मूला हमारी हमेशा हेल्प करता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया था हम जानते हैं, यानी a ऑफ n अगर -47 है और उसका कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म 18 है, तो वो कौन से नंबर पर -47 आ रहा है, यानी अगर nth नंबर पर वो आ रहा है तो n को मैं n लिखूंगा और d जो मेरा कैलकुलेट हुआ था माइनस का 5/2 वो मैं लिख दूंगा। जस्ट मुझे एक सिंपल सॉल्यूशन देना है इसका, देखना जरा, माइनस का 47 और ये जो 18 है प्लस का, इसको इधर ले आता हूं और वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा माइनस का 5/2 टाइम्स n माइनस 1। बोलो प्रॉब्लम है तो अगर कुछ, 18 उधर आ गया, इनको सॉल्व करो, 8 7 15 4 1 5 और 6 नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 5/2 टाइम्स n माइनस 1 बचेगा। ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, कैंसिल हो सकते हैं आराम से। उसके बाद इस 5 ने इसको 13 टाइम्स कैंसिल कर दिया। आप चाहो तो 5 को ऐसे डिवाइड में लाओगे तब भी तो कैंसिल ही करेगा, एक ही बात है ना, अपना अपना स्टाइल है। उसके बाद ये जो 2 डिवाइड में है यहाँ पर, वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 13 के साथ तो 26 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, देन n इज इक्वल टू -1 उधर आकर 26 के साथ ऐड होगा 27।
देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, और कैलकुलेशन में अगर आपको मेरे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, अपना कैलकुलेशन करो अपने स्टाइल से, उसमें कॉपी मत करना कैलकुलेशन को। यानी पता चल गया कि इस एपी में अगर आप जैसे पहले नंबर का टर्म 18 है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है, चौथे नंबर का कुछ होगा, ऐसे करते करते जब आप 27वें नंबर के टर्म में पहुंचोगे तो आपको वो -47 दिखाई देगा। ये छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो एपी हमारी ऐसे कर कर हेल्प करती है प्रेडिक्शन देने में, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन। चलिए देखिए स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन। बोला गया कि एपी है जो दिख रही है 11, 8, 5 2, क्या ये एपी है? यस एपी है, क्योंकि इसमें डिफरेंस हमेशा कॉमन दिखाई दे रहा है 3, और क्योंकि वो घटते हुए उसमें दिखाई दे रहा है तो कॉमन डिफरेंस इसका -3 है। आप करके भी देख सकते हो, 8 - 11 -3। तो एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस -3 है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये जब ऐसे चलते हुए जाएगी कभी इसका कोई टर्म -150 आएगा, ऐसा पूछ रहे हैं। यानी कि 11, 8, 5, 2 ऐसे करते करते जब हम जाएंगे, जैसे मुझे बताइए अगला टर्म क्या होना चाहिए? अगला टर्म 3 का डिफरेंस रहना चाहिए उसमें, यानी कि 2 - 3 यानी -1 होना चाहिए। अगला टर्म -4 होना चाहिए। अगला टर्म -5 -7 होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। 2 - 3 -1 -3, हाँ ठीक है। इस तरह से डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए, आगे को आपको बढ़ते रहना चाहिए। ये कह रहे हैं क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि यहाँ पर -150 भी इसका कोई नंबर का टर्म हो? जैसे -7 इसका कोई नंबर का टर्म है, -4 कोई नंबर का टर्म है। आप समझ रहे होंगे कि -6 कोई नंबर का टर्म नहीं है इसका। अगर एक क्वेश्चन होता कि चेक वेदर -6 इज अ टर्म ऑफ द एपी, नहीं होता। दिख रहा है कि -6 कहीं आएगा ही नहीं किसी नंबर ऑफ टर्म में। जैसे कि ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये चौथे नंबर पर आ रहा है, ये 5th नंबर पर आ रहा है, ये 6th नंबर पर आ रहा है, ये 7th नंबर पर आ रहा है। अगर बोलते कि हम -6 क्या कहीं पर आएगा, आप बोलते नहीं आएगा, क्योंकि -6 तो बीच में कहीं रह गया, वो नहीं आएगा। वैसे ही पूछ रहे क्या -150 आएगा? तो ये चाहते हैं फॉर्मूले की हेल्प से ही करो, क्योंकि ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इन्होंने बहुत लंबी डिस्टेंस दी है बीच की, ताकि आप ऐसे ना कर पाओ, टाइम लग जाए बहुत। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या ऐसा होगा नहीं होगा। तो हमें समझ में आ गया कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 - 11 यानी -3 है। हमसे पूछा गया है कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि -50 इसके nth नंबर का टर्म होगा, मान लेते हैं, देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो अभी हमने एग्जाम्पल के सपोज कर लिया कि लेट से मान लिया वो n नंबर का टर्म है जो होगा। आप देखोगे जैसे ये फर्स्ट नंबर का टर्म है, जैसे ये फर्स्ट नंबर का टर्म है, ये सेकंड नंबर का टर्म है, ये थर्ड नंबर का टर्म है, ये 4th नंबर का टर्म है, तो इसे a(1) कहते हैं फर्स्ट नंबर के टर्म को, इसको a(2) कहते हैं सेकंड नंबर के, इसको a(3) कहते हैं, इसको a(4) कहते हैं। सिमिलरली उसे a(n) कहना चाहिए। तो मैं समझ गया कि a(n) एग्जाम्पल के लिए हमने सपोज कर लिया कि अगर -150 होता होगा उसकी कोरिस्पॉन्डिंग n ये होता होगा। यानी हम पता कर रहे हैं कि वो कौन से नंबर का टर्म है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग एपी -150 रिजल्ट देती है। जैसे कि चौथे नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग 2 देती है, तीसरे नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग 5 देती है, तो कौन से नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग -150 देती है। तो हम जब इसे सॉल्व कर रहे हैं, हमने देखा वही फॉर्मूला अपने को याद आ गया, कौन सा वाला, a(n) = a + n - 1 × d। जस्ट वैल्यू प्लेस करो, हम देखेंगे a(n) कितना है 150 विद नेगेटिव = a कितना है 11 प्लस n को n ही रहने दो, क्योंकि हम पता करना चाह रहे हैं कि आखिर वो है कौन से नंबर का टर्म। d -3 हो गया, ढंग से ऐसे रखो, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। -11 हो गया इधर जाके, यहाँ क्या बचा -3 मल्टीप्लाइड विथ ये, आप इसे कैलकुलेट करो, -161 आ रहा है। आप वो -3 को डिवाइड में ले आओ ऐसे कर कर, बचा क्या n - 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन 3 उसे कैंसिल कर पा रहा है क्या? 3 × 5 = 15 और 1 नहीं कर पा रहा, ये 3 इसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा। यानी कि इस तरफ हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा है 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 कैरी हुआ, 3 × 3 = 9, 2/3 इस टाइप का कुछ वो है, और यहाँ से +1 = n हो गया। मेरी बात समझ तो रहे होंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ माइनस का उधर रखे +1 हो गया। और आपकी मर्जी है कि आपको समझ में तो आ रहा होगा ना मैंने क्या लिखा हुआ, नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप इसे हटा के अपने स्टाइल में लिख लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। 161 + 4 / 3 ये आया n। अगर मैं इसे
और सिंपल करूं तो मुझे दिखेगा कि n इज इक्वल टू 3 1 जार 3 164/3 आ रहा है, और ये ना एक फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है, मतलब एक डेसिमल में आ रहा है आंसर रिजल्ट। आप देख लें कि कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पा रहा। 3 5 जार 15 होता है, एक कैरी ओवर नहीं हो पा रहा। 3 5 जार 15 हो गया, एक कैरी ओवर 3 3 जार 9 3 4 जार 12 और 2 कैरी ओवर 3, ऐसा कुछ ही रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब डेसिमल में आ रहा है। और अगर ये रिजल्ट डेसिमल में आ रहा है तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इस एपी में अगर आप ऐसे ऐसे चलते रहोगे, पहले नंबर पे ये मिलेगा, दूसरे नंबर पे मिलेगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मिलेगा, ये कह रहा है 54.6 नंबर पे ये मिलेगा। ऐसे नंबर को हम नहीं मानते। एपी में जो ये n है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर को ही सेटिस्फाई करता है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, यानी कि या तो ये 54 ही होता या तो ये 55 ही होता। अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि ऐसे टर्म का एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं अपने को रास्ते में। मेरी बात समझ नहीं रही क्या? चलो देखो मैं समझा देता हूँ, अभी किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लिया कोई एपी है, 8 है, 16 है, 24 है, 32 है ना, है कि नहीं? अब मान लिया इसके पहले नंबर का, मान लिया नहीं दिख रहा है, पहले नंबर का टर्म है, दूसरे नंबर का टर्म है, तीसरे नंबर का टर्म है, चौथे नंबर का टर्म है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई सब में 8 का डिफरेंस है। अब मैं कहता हूं कि इसके 2.5 नंबर का जो टर्म होगा वो 20 होगा, वो 20 होगा। आप निकाल के देख लो 2.5 नंबर का जो टर्म होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि 2 और 3 के बीच में वो लाई कर रहा है, यानी सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में एग्जैक्टली लाई कर रहा है 20। तो ऐसा अगर मैं कहूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एपी डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। हमें सिर्फ वही नंबर्स के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं जो कंप्लीट नंबर हो, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हो सकता है। माइनस फर्स्ट नंबर कुछ नहीं होता, -2 -3। एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है +1 +2 +3 +4 +5 टाइप की, 1.5 1.6 ऐसे टाइप की नहीं। तो इसीलिए आपने देखा कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप ऐसे चलते रहोगे तो 54.6 नंबर का टर्म, हम जानते हैं कि जैसे आप लाइन में खड़े हैं, आप 10-12 फ्रेंड्स आप खड़े हैं पूरी क्लास के, क्या कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका नंबर 2.6 आ रहा हो? अगर आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के रोल नंबर, क्या किसी का रोल नंबर कभी ऐसा भी होता है कि 32.4 रोल नंबर है किसी का? होगा तो 32 होगा, होगा तो 33 होगा, इसके बीच में कुछ हो नहीं सकता। तो वैसे ही वाली बात है कि अगर -150 के नंबर ऑफ टर्म होता है इसके बीच में, तो या तो वो 54 नंबर का टर्म होता या 55 नंबर का टर्म होता, ऐसे वाला नहीं चलेगा। इसीलिए ये एग्जिस्टेंस नहीं है इस तरह का। तो उन्होंने बोला था चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, आप बोलना नो इट इजंट, ठीक है ना? तो बस ये हो गया, ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल अभी इतना जितना हमने किया इतने क्वेश्चन तक करते हैं, आगे के क्वेश्चन इसके देखेंगे। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीड स्टूडेंट्स से जरूर से शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, अभी तक मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स इस चैनल प्रणव पांडे में बन चुके हैं, विजिट करें। अपने जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी इसमें मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।